I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में सर। Shekhar sir's YouTube videos prove to be a very helpful. I also joined answer writing. I also joined Destinies and Sleepy classes. I completely relied on your channel. Hello everyone, I am Ms. Shireen Sanjay Pandit. I have cleared the UPSC Indian Forest Service exam with All India rank 4. To talk about myself, I have been born and brought up in Pimpri Chinchwad, Pune, Maharashtra. I've completed my education in Bachelor's of Science Agriculture, and I've also completed my post-graduation in MSc Agriculture Plant Physiology. So, giving a brief about the Indian Forest Service exam. Indian Forest Service exam or the service is an all India service. तो ये जो है ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, जो आपका आईएएस और आईपीएस की जो एग्जाम है वो उसी सिमिलर लाइंस पे ये होती है। इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स स्टेज जो होता है आईएफएस एग्जाम का, वो सेम ही होता है, एक ही एग्जाम होती है जो हम सिविल सर्विसेज के लिए देते हैं और फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए देते हैं। तो टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बस उससे पहले एक एडवाइस देना चाहूंगी कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो आप इनसे पॉइंट्स उठाकर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइएगा। ये मेरी एडवाइस रहेगी कि वर्ड टू वर्ड फॉलो करने से अच्छा है आपके लिए जो सही लगे वो आप टेस्ट करिएगा एक बार कि ये आपके लिए सही है क्या, और फिर उसको आप यूज करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो हम पहली बात करते हैं वो है प्रीलिम्स स्टेज की। तो प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है ये एक डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अगर हम बात करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो कट ऑफ होता है उससे कुछ 10-15 मार्क ज्यादा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है। तो ये एक मेजर डिफिकल्ट स्टेप आप बात कर सकते हैं अगर हम पूरे सर्विस की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी जो रही है तो वो तो 3 पिलर्स पे हम बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट पिलर इज रिवाइज, सेकंड इज फोकसिंग ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और थर्ड होगा हमारे मॉक्स। तो रिवाइज जो हमारा पहला पिलर है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले तो हमें अपने रिसोर्सेस ये एक डिफाइन कर लेने चाहिए, और मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी कि मैं एग्जाम के दिन मेरी जब हम परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले एटलीस्ट मैंने 3 बार मेरे जो भी रिसोर्सेस है वो मैंने रिवाइज करने थे, ये मेरा टारगेट था। तो रिसोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो सिविल सर्विसेज के लिए हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत यूज करते हैं, तो वही सारे बुक्स मैंने भी इस्तेमाल किए। बस इतना है कि मैंने उन्हें रिवाइज किया 3 बार। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूं तो मैंने एंशिएंट और मिडीवल के लिए 11th और 12th जो तमिलनाडु के ओल्डर वर्जन्स थे टेक्स्ट बुक के, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के, तो मैंने उनका इस्तेमाल किया और उन्हीं से मेरे थोड़े माइक्रो नोट्स बना लिए। और ये एक बार जो मेरे नोट्स बन गए तो उसके बाद मैंने सिर्फ उन नोट्स में वैल्यू एडिशन किया है जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए। तो यही मेरी सलाह रहेगी कि जो आपके जो रिसोर्सेस है स्टिक टू दैट, बट जो आगे आपको क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं तो बस उसमें आप वैल्यू एडिशन करते जाइए। कोई नया रिसोर्स आपको अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बस आप एडिशन करते जाइए। ये एक मेरी एडवाइस रहेगी। बाद में मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम के भी मैंने माइक्रो नोट्स बना लिए थे कि जैसे कि बस एक दिन पहले एग्जाम के कुछ 2-3 घंटों में ही मेरा पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाए, ये मेरा टारगेट रहता था। तो ये भी एक एडवाइस रहेगी कि आप एक माइक्रो नोट्स बना के रख दीजिए आपके हर सब्जेक्ट के, कि जिससे आप बस 2 दिन पहले 2 हफ्ते पहले वो आपके 2 बार रिवाइज तो हो जाए। बाकी तो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज इज अ मस्ट बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और स्टैंडर्ड बुक्स तो वो सेम ही रहे हैं। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम स्टेज। मैं ये बात करूंगी कि मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजेस पे न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि आप जिस तरीके से वो न्यूज़पेपर रीड करेंगे
वो थोड़ा एक डिफरेंट टैक्ट होता है, हर स्टेज एक डिफरेंट एंगल से आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, डिमांड करता है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं खुद द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ये रीड करती थी। आप एक रीड कर सकते हैं या दो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, बट न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो मंथली मैगजीन होता है, मार्केट में क्लासेस जो है वो अवेलेबल करा के देते हैं, तो आपको जो फीजिबल लगता है एक कोई भी मैगजीन आप प्लीज उसको फॉलो करें। 3 बार उसे एग्जाम के पहले आपने उसे रिवाइज करना है। तो जो फर्स्ट रीडिंग आपका होता है करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन का, वो डिटेल्ड होगा। उसमें हम मेंस के लिए अलग से हाईलाइट करेंगे और प्रीलिम्स के लिए अलग से हाईलाइट करेंगे। आप इसमें 2 कलर के हाईलाइटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक के लिए अंडरलाइन, एक के लिए हाईलाइट, जैसे आपको लगे आप वैसे कर सकते हैं। पर वही बात है कि आपको वो अलग से हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है कि जब हम आखिरी मंथ में रिवाइज करने वाले होते हैं हमारे करंट अफेयर्स, तो वो मंथली मैगजीन 2 घंटे में आप पूरे एक मंथ का कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस हाईलाइट किया हुआ पढ़ना है एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम एंड इट इज मोर एफिशिएंट एंड स्मार्ट वे टू डू इट। तो करंट अफेयर्स को लेके ये मेरा एक सजेशन रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली ओनली IAS, ये जो टीम है, तो उनके मैं वीडियोस जब से प्रिपेयर कर रही हूँ तब से मैं उनके फॉलो कर रही हूँ वीडियोस। तो मुझे वो काफी यूजफुल लगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी आप अगर फॉलो कर रहे हो तो वो डेली विदाउट फेल वो वीडियो आप डेफिनेटली देखें। मैं जो जिन्हें रिकमेंड कर रही हूँ उन्हीं का नहीं, आप किसी का भी देख सकते हैं। बस ये एक बात है कि इसमें आपको डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन इज एक्सपेक्टेड एवरी डे विदाउट फेल। और इसका भी एग्जाम के पहले काफी सारे क्लासेस भी खुद के कंपाइल्ड वीडियोस डालते हैं, तो वो वीडियोस भी जैसे कि फॉर प्लेसेस इन न्यूज हुआ, या फिर आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, या कोई भी जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए कंपाइल्ड वीडियोस आते हैं। तो वो डेफिनेटली ऑल राउंड ईयर प्रिपेयर करते करते वो एक रिविजन टाइप आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि हमने नॉट जस्ट GS पर करंट अफेयर्स भी 3 टाइम हमने वो रिवाइज किए जाने चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। तभी आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस एग्जाम के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पिलर ऑफ रिविजन 3 टाइम्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑफ GS। हमारा सेकंड पिलर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज व्हाट वर्कड इन माय केस, आई वुड से। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये फॉरेस्ट में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सिविल्स में मेरा 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। 4 अटेम्प्ट्स में मैंने 2 में प्रीलिम्स, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी और सेकंड 2 में मैंने मेंस दी थी, तो वो कुछ 7-8 मार्क्स से रह गई है। पर लकीली फॉरेस्ट की मेरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इस बार एक इसमें क्लियर हो गया। तो उसमें मैं बहुत सारा एक फैक्टर जो इंपॉर्टेंट प्ले किया, दैट विल डेफिनेटली बी मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली फॉर ऑल दिस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने 2011 से डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके अपने पास रख लिए थे और उसका बहुत थरो एनालिसिस किया था। तो थरो एनालिसिस कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यूपीएससी के PYQ से क्या पता चलता है। तो कौन से आपके टॉपिक्स जो यूपीएससी कौन से पूछ रही है, कौन से टॉपिक्स को आपने अच्छे से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, ये आपको PYQ से पता चलता है। आफ्टर दैट कि क्वेश्चंस किस एंगल से पूछे जा रहे हैं, आप रीड कर रहे हो पर वो नॉलेज आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको PYQ से पता चलता है। वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन सेटर का माइंडसेट उसमें से पता चलता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2019 में हमको टेम्पल्स का एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें रिवर्स पूछे गए थे। तो वो जब मैंने PYQ देखा तो एक पता चल गया कि हाँ, ये रिवर्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिर जब मैं स्टडी कर रही थी तो फिर मैंने आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए, आपके रामसर साइट्स हो गए, आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए, तो इन सब की पढ़ाई करते करते मैंने उनके रिवर्स की भी थोड़ी पढ़ाई, एक्स्ट्रा नोट्स अपने इसमें बना लिए थे कि इनमें कौन से रिवर्स है, कौन से फ्लोरा, कौन से फौना है। तो फिर 2021 के अटेम्प्ट में उन्होंने जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके रिवर्स पर क्वेश्चन वो आ गया एंड लकीली सिंस वो मेरे पास मेरे नोट्स में था तो वो क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय PYQ एनालिसिस,
कि आपको क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने आने चाहिए। आफ्टर दैट पीवाईक्यू में आपको और क्या बनाना है, तो आपको पीवाईक्यू के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जैसे कि हमको पता है कि यूपीएससी आपको 4 ऑप्शंस देता है, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला होता है। पर आपको नोट्स किस चीज के बनाने हैं, तो वो जो 3 अलग ऑप्शंस आए हैं जो गलत ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के बारे में आपने थोड़ी जाके एक्स्ट्रा सर्च करना है, आपको गूगल करना है, इंटरनेट करना है, 2-3 साइट से आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाल के उनके बारे में थोड़े 3-4 लाइंस में एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेनी है। क्योंकि अगर आप खुद एनालाइज करेंगे कि जो एक रॉन्ग ऑप्शन करके आया था पीवाईक्यू में, वही 2-3 सालों बाद एक क्वेश्चन बन के आता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। इसीलिए मैंने इतना टाइम डिवोट किया है इस सेक्शन को कि आप पीवाईक्यू को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यूपीएससी के मन की बात आपको सिर्फ सिलेबस और पीवाईक्यू से पता चलती है, एंड दैट टू इग्नोर दैट इज अ सिन इन दिस एग्जाम, आई वुड से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से एनालाइज करें, रादर देन फोकसिंग ऑन कि कोई पब्लिकेशन का बुक उठाए। उससे अच्छा आई वुड सजेस्ट कि आप खुद उतने थोड़े एफर्ट्स डालें। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है, बट इट वर्क्स वंडर्स, एटलीस्ट इन माय केस इट डिड, कि आपने खुद वो एनालिसिस किया है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, थोड़ा हार्डवर्क है पर उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी अच्छा है। सो दैट वुड बी माय सजेशन। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट, उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been the part of the journey from the very starting. I used to follow that 1-minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। हमारा है थर्ड पिलर और वो है मॉक्स। तो मॉक्स की भी बहुत वैल्यू है, बिकॉज एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम डिमांड्स अ डिफरेंट स्किल। और वैसे ही प्रीलिम्स में आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आप पे वो टाइम का प्रेशर होता है, उसमें भी आपने वो करेक्ट डिटरमाइन करने होते हैं। तो उसके लिए मॉक्स बहुत हैंडी आते हैं। मॉक्स देते समय आई वुड सजेस्ट कि फुल लेंथ मॉक्स पे मेरा बहुत फोर्स था कि, और उस पे भी नॉट जस्ट लिमिटिंग योरसेल्फ टू 1 क्लास, मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप 2, 3 या 4 क्लासेस के फुल लेंथ टेस्ट दे, ईच प्रोबेबली 2, तो एटलीस्ट 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे तो आपकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएंगी कि आप एग्जाम के दिन कैसे परफॉर्म करेंगे। मैंने काफी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मॉक्स को वो बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो हम 100 अटेम्प्ट कर देते हैं मॉक्स में, एग्जाम में देख लेंगे क्या होता है। ये मेरे हिसाब से इन माय पर्सनल ओपिनियन एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आप जैसे जिस दिन एग्जाम के दिन जैसे परफॉर्म करेंगे उसी टाइप से जो आपकी स्ट्रैटेजी फाइनल डे पे रहने वाली है, वो स्ट्रैटेजी आपने मॉक्स में इंप्लीमेंट करनी है। हाँ, आपको नॉलेज टेस्ट करना है आपका, तो आप बस क्वेश्चन पेपर के आपके लिए आप मार्क करके रखिएगा, पर आप जब फाइनल मार्क सबमिट कर रहे हैं आपके मॉक्स के, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल मॉक्स में ही डेवलप हो जानी चाहिए कि आप फाइनल एग्जाम पे कैसे परफॉर्म करेंगे। उधर जाके आपको पैनिक नहीं महसूस होना चाहिए। तो ये मेरी एक सजेशन रहेगी कि मॉक्स को आप बहुत सीरियसली दे, फुल लेंथ मॉक्स पर ज्यादा फोकस करे रादर देन सेक्शनल मॉक्स पे, और वो भी 3-4 क्लासेस की एटलीस्ट मतलब वेरिएशन आपको आए, इसलिए मॉक्स आप 3-4 क्लासेस के कोई भी हो आप उठा के वो कर लीजिए। और आपकी स्ट्रैटेजी जो है एग्जाम के दिन क्या रहेगी, आपने कितने अटेम्प्ट्स करने हैं, कितने राउंड्स में वो करना है, वो एक स्ट्रैटेजी फर्स्ट हैंड आपको प्रिपेयर करके रखनी है, और ये बस होगी आपकी मॉक टेस्ट में। तो मॉक्स मेरा एक रहेगा बहुत आप सीरियसली दे। प्रीलिम्स में अगर मेरी अटेम्प्ट्स की बात करें तो मेरी एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रहा है। जो 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेरा अटेम्प्ट कंपैरेटिवली काफी लो रहा है। फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड 79 to 80 क्वेश्चंस, और उसमें 2022 में तो मेरे 79 क्वेश्चंस में आई हैड स्कोर्ड 98 मार्क्स, जहां की जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वाज 89। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए। देयर आर पीपल जो 90 या 90 प्लस 95 प्लस अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, और एंड दे आल्सो क्लियर, एंड हियर आई एम एज एन एग्जांपल कि 75
79 या 80 अटेम्प्ट करके भी आप एग्जाम क्लियर कर पाते हो. सो रादर देन टेकिंग माई वर्ड, मैं ये बोलूंगी कि यही प्रैक्टिस आपको मॉक्स में करनी है कि आप कितने अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपका बस हमारा बस एक ही टारगेट है कि हमको वो जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना है. तो अगर आप 110 या 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो 75 अटेम्प्ट करके हो या 90 प्लस अटेम्प्ट करके हो, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है. और वो कैसे पता चलेगा? तो वो मॉक्स में. तो प्लीज मॉक्स को सीरियसली दीजिएगा इन अ डिसिप्लिन्ड वे. तो ये तो स्ट्रैटेजी थी पूरी प्रीलिम्स की. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी सीसैट पे भी आपको ज्यादा फोकस करना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी ने 2023 के इसमें काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है. तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें. प्रैक्टिस सीसैट की अभी प्रीलिम्स के लिए 1 मंथ बाकी है, तो डिलीजेंटली करें. ये एक मेरा सजेशन रहेगा. तो ये थी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी. कमिंग टू मेंस, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में जो होता है, आपको 6 पेपर लिखने होते हैं. तो 6 पेपर में आपके देयर इज द फर्स्ट पेपर दैट इज द जनरल नॉलेज, जिसमें आपके जो GS 1, 2, 3 आपके सिविल्स में होते हैं, उसी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. फिर आपका होता है जनरल इंग्लिश. इंग्लिश जो है सिविल्स में ही क्वालिफाइंग होता है, और यहाँ पे आपको 300 मार्क्स का ये इसके मार्क्स काउंट होते हैं. तो इस पे भी फोकस करना होता है. और इसमें होते हैं 2 ऑप्शनल्स, और उन 2 ऑप्शनल के फिर से 2 पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स ईच. तो ऐसे आपका 1400 मार्क्स का ये मेंस एग्जाम होता है. तो मेंस की मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये मेरा फॉरेस्ट का जो टारगेटेड अटेम्प्ट नहीं था. मैंने सिविल्स की एग्जाम भी दी थी. तो सिविल्स की मेंस आपकी सितंबर में खत्म होने के बाद नवंबर एंड में आपकी फॉरेस्ट की मेंस होती है. तो उसका टाइम पीरियड क्लोज टू 2.5 मंथ्स ही बचता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, जो कि डेडिकेटेड अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और मेरे जैसे कैंडिडेट्स हो, तो वो जो लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है उसमें एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है, बहुत टू द पॉइंट, ताकि आप आपका टाइम वेस्ट ना करें. और टाइम बहुत लिमिटेड भी होता है. तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज, तो इसमें जो है आपको 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. तो मेंस दिस स्टेज डिमांड्स अ स्किल दैट इज आंसर राइटिंग, और वो आंसर राइटिंग बहुत प्रिसाइज और कंसाइज होनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपको पेपर भी कंप्लीट करना होता है. पेपर कंप्लीट ना करना इज क्लोज टू गेटिंग आउट ऑफ द लिस्ट. तो आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ता है. तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होती है. तो फॉरेस्ट के लिए हालांकि मैंने कोई टेस्ट सीरीज लगाई नहीं थी, क्योंकि सिविल्स के वक्त मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी. सिविल्स का मेंस एग्जाम दे रखा था, तो और मेरे पेपर कंप्लीट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ आई ऑप्टेड नॉट टू गो फॉर एनी टेस्ट सीरीज एज आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई वुड कंप्लीट माय पेपर्स. बट दैट इज नॉट एडवाइज्ड. आप अगर पेपर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या आपको थोड़ा भी डाउट है, 1% भी डाउट है, तो प्लीज टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लगाए. मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली लगाए. तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने अपने सिविल्स की जो पढ़ाई थी उसी में से बस वो रिवाइज किया डेली, थोड़ा 1 आवर उसको देके. इसमें बस इतना होता है, आपको PYQs पे अगेन बहुत फोकस करना होता है. क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, टेक्निकल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं. तो PYQs was my main focus since I had limited time period. उसी के आंसर्स प्रैक्टिस किए, उसी के नोट्स बनाए, और मेरे जो नोट्स थे वो बस रिवाइज किए. अगेन जनरल स्टडीज में बात की जाए तो साइंस टेक, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में साइंस टेक पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो उसके लिए अलग से थोड़ा आपका जो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन था उसी को प्रिपेयर करना, PYQs के बेसिस पे नोट्स बनाना, यही स्ट्रैटेजी रही थी मेरी. नेक्स्ट कमिंग टू जनरल इंग्लिश. तो जनरल इंग्लिश में मैंने कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मेरी इंग्लिश लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है. बट आई वुड सजेस्ट कि जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो उन्होंने PYQs लास्ट 10 इयर्स के प्रैक्टिस करने हैं, सबके फॉर्मेट्स देखने हैं, जैसे कि प्रीसेस होता है, लेटर होता है, आपका ऐसे होता है. तो इन सबके फॉर्मेट्स देख के काफी प्रैक्टिस करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर, तो ग्रामर का तो PYQs के बेसिस पे ही मैंने प्रैक्टिस किया है. लास्ट 10 इयर्स के लेके ग्रामर के सारे नोट्स बनाए हैं, और उन्हीं नोट्स में से फिर एग्जाम के लिए पढ़ के गए थे. तो जनरल इंग्लिश की बात हो गई. नेक्स्ट कमिंग टू ऑप्शनल्स. फॉरेस्ट सर्विस में आपके 2 ऑप्शनल्स होते हैं, और ये दोनों भी टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं. तो चूजिंग योर ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो मेरे जो 2 ऑप्शनल थे वो थे एग्रीकल्चर और बॉटनी। तो एग्रीकल्चर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होने के कारण सिविल्स में मेरा वो ऑप्शनल वैसे ही था, एंड आई कंटिन्यूड दैट इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो। तो इस पॉइंट में मैं थोड़ी सी लकी थी कि मेरा एक ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और 2.5 months का जो टाइम था आई कुड डेडिकेट इट टू माई सेकेंड ऑप्शनल, दैट इज बॉटनी। तो इन दोनों ऑप्शनल्स के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। बस इसमें स्ट्रैटेजी यही थी कि एक जो आंसर राइटिंग थी, तो मैंने इसमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ये फॉर्मेट मैंने ऑप्शनल्स में भी फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि एग्रीकल्चर में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, तो उसमें डेफिनेशन आप एज इंट्रो कर दो, बॉडी आप एड्रेस कर दो एज पर द क्वेश्चंस डिमांड, और कंक्लूजन में मैं SDG 2 का इस्तेमाल करती थी। इफ यू गो फॉर SDG 2 जो जीरो हंगर है, उसका जो लॉन्गर वर्जन है उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये वर्ड आता है। तो जहां जहां पॉसिबल था मैंने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो किया और ये दोनों ऑप्शनल्स में किया। बाकी दोनों ऑप्शनल्स की हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो थी मेंस की बात। नेक्स्ट है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट स्किल। तो इसमें पॉइंट आता है आपका आर्टिकुलेशन का। जब तक आप इंटरव्यू में पहुंच गए हो तो आपके पास नॉलेज काफी आ चुका होता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। नाउ दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इंटरव्यू स्टेज क्या स्किल डिमांड करती है, तो कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस वो बाद के 2 महीने में 3 महीने में जब आप करेंगे तो वो एक आपके कैरेक्टर का पार्ट बनने में टाइम लगता है। तो मेरी एक ही सजेशन रहेगी कि आप जब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब से ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैंने तो मेरा एक ग्रुप पीयर ग्रुप था और हम डिस्कशंस करते थे। तो उन ग्रुप डिस्कशंस में हम हर रोज प्रीलिम्स की हो मेंस की हो तो उसमें हम सब अपने अपने पॉइंट्स रखते थे। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल राउंड द ईयर एक आर्टिकुलेशन की जो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो बिल्ट अप इनवेरिएबली हो गई थी। तो मेरी ये सजेशन रहेगी सबको कि इंटरव्यू की जो आपकी आर्टिकुलेशन की स्किल है वो आप अभी से बिल्ट अप करना शुरू करें, वो आपका एक कैरेक्टर का पार्ट हो, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। अभी जिनके पास पेयर ग्रुप्स नहीं है तो एक सजेशन रहेगा कि आप मिरर प्रैक्टिस करें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ा है, तो जस्ट वो जिस्ट आप एक मिरर के सामने या आपके फ्रेंड या आपके फैमिली को आप जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू देने वाले हो, चाहे इंग्लिश हो या आपकी जो लोकल लैंग्वेज हो, तो उसमें आप उसका जिस्ट आप बता पाए कि आपको क्या समझा है। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस 2 मिनट्स 5 मिनट्स भी करेंगे ओवर द ईयर, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। सो दिस वुड बी माई सजेशन कि नॉलेज तो आप काफी गैदर कर लेंगे, बट ऑल थ्रू आउट द ईयर ये जो आर्टिकुलेशन की स्किल है आप ये प्रैक्टिस करें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम डिमांड्स अ डिफरेंट स्किल। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में आपको टाइम कंस्ट्रेंट होता है और आपको नॉलेज भी काफी आपकी टेस्ट होती है, तो उसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस काफी अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद मेंस में आपकी आंसर राइटिंग स्किल टेस्ट होती है, तो वो आपको डेवलप करनी है। और इंटरव्यू में आपकी आर्टिकुलेशन और इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है तो वो टेस्ट होती है। तो आई होप मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें से आप सब जितने पॉइंट्स ले सके उतने ले। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। और जिनको जो भी डाउट्स हो कभी भी, तो मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल भी ओपन करूंगी। सो आई वुड से कि आप वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबको ऑल द बेस्ट। आई ऑल्सो थैंक द टीम ऑफ दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मैंने मेरे इंटरव्यू के दौरान उनके काफी वीडियोस देखे टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, तो उनका भी बहुत सारा थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। इट वॉज माई प्लेजर एंड ऑल द बेस्ट।